हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। डिस्कस करेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी का ये फोर्थ लेक्चर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया हमने, बहुत थरली किया। आपके लिए फिल्टर डाटा लेके आया हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब तो ये आपका जो इंटरव्यू है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले इनफैक्ट इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कौन सी होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आज इन सब क्वेश्चंस के डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है, तो गाइस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज हैं जिसका मेंशन हमारे संविधान के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, विच इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे इलेक्शन कमीशन लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है यूपीएससी। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए 324। तो क्योंकि अब इसको आर्टिकल दे रखा है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया और मेंशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इसी तरीके से यूपीएससी की बात की जाए तो 315 से 323, तो ये किस मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 315 323। तो ये भी क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो मतलब ऐसी कोई भी बॉडीज जिसका मेंशन कर रखा है आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो बन जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सिंपल है। हिंदी में इसको बोलते हैं संवैधानिक। अब बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की। अब आप बोलेंगे सर ये असंवैधानिक होगी, इसका मतलब असंवैधानिक नहीं बोलते गाइस। हाँ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज का ये है कि इसका जो मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। सिंपल, इसका मेंशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है गाइस। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है इसका, फिर ये बनी कैसे? इसको बनाया जाता है सरकार के द्वारा, बिल पास करके एक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, ये ऐसे होता है, एक एक्ट बन के रह जाता है, ये आर्टिकल नहीं बनता। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ये हो गया हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज कौन कौन सी है? अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन, ये सारी क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है जिसका संविधान के अंदर मेंशन है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का संविधान के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने उसको पास करके एक एक्ट बनाया है, किसी ईयर में पास किया है, इसलिए वो भी एक बॉडी है, लेकिन वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि उसका मेंशन आर्टिकल के थ्रू उसके अंदर नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ याद कर लो, थोड़ा मैं बताता हूँ। एक होता है, जैसे आपने सुना होगा स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, और एक सुना होगा एग्जीक्यूटिव बॉडी। अगर मैं इनके बारे में बताऊं, ये दोनों ही पार्ट किसका है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का। मतलब ये दोनों भी किसके अंदर मेंशन नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं होते। अब देख लो, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? ये बनती है लेजिस्लेटिव से, मतलब जो सरकार बिल पास करती है संसद में लाकर और एक एक्ट बना देती है, ये तो हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी, सिंपल सी बात है। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है? जिसमें सरकार का अकेले का पक्ष होता है, मतलब सरकार अपनी मर्जी से कोई बिल लेके आती है, उसको पास करती है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज। जैसे कि आपने सुना होगा प्लानिंग कमीशन को उन्होंने जैसे ही 2014 में सरकार में उन्होंने बोला कि हम क्या बना देंगे, नीति आयोग बना देंगे, तो उन्होंने सिर्फ ये कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि हम बना देंगे। मतलब उनको ये पता था कि एग्जीक्यूटिव पावर बॉडी बनेगी और एग्जीक्यूटिव बॉडी को डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव के अंदर तो आपको हर पार्टी का, हर जो भी बहुमत है वो लेना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके पास बहुमत नहीं तो बहुमत लेना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जब तक वो उसको पास नहीं करेंगे तब तक नहीं बना सकते। तो स्टैच्यूटरी बॉडी सरकार पास करती है लेजिस्लेटिव के थ्रू, मतलब पूरे पार्लियामेंट्री लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डन। एग्जीक्यूटिव बॉडीज कौन सी होती है? जो जैसे सरकार खुद बना देती है। कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के अंदर मेंशन होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के अंदर मेंशन नहीं होता, लेकिन एक एक्ट के थ्रू पास करा जाता है। और इसके पार्ट कौन से? स्टैच्यूटरी पार्ट और एग्जीक्यूटिव पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है वो किस किस के पास है? जो एजी के पास, कैग के पास, फाइनेंस कमीशन के पास। ठीक है गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। आपको समझ में आ चुका है। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट बॉडी से, जो कि है इलेक्शन कमीशन। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन किसके अंदर आता है। इलेक्शन कमीशन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर। क्यों आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर? क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है गाइस। पहला क्वेश्चन आएगा कि हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बिल्कुल पता होना चाहिए कौन है हमारे सुनील अरोड़ा जी, आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पहले बताता हूँ। इसके अंदर 3 पोस्ट होती हैं गाइस। एक क्या होती है, देयर आर सम अदर मेंबर। सबसे पहले 3 पोस्ट होती है। एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो हेड होता है। ठीक है, इसके अलावा 2 क्या रखे गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? इलेक्शन कमिश्नर। ये हमारे 2 हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गए? 3 हाईएस्ट अथॉरिटी होगी इलेक्शन कमीशन की। नाम देख लो, अशोक लवासा, बिल्कुल नाम याद करना आपको। ये कौन है? ये इलेक्शन कमिश्नर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो सुनील अरोड़ा है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अशोक लवासा और सुशील चंद्र। ठीक है, ये आईआरएस है और ये आईएएस है। तो ध्यान रखना, ये नहीं आता आईआरएस आईएएस, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हमारे सुनील अरोड़ा जी। करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन है। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अशोक लवासा। सुनील चंद्र भी क्या है हमारे इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है गाइस, अब पहला ही क्वेश्चन ये एमसीक्यू आता है एग्जाम में। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, काम क्या है इसका? इलेक्शन करवाना। ठीक है, हर तरीके के इलेक्शन कराना। कौन कौन से भी डिटेल में पढ़ेंगे इसको।
सबसे पहला टोटल 3 हो गए। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चीज़ गाइज आप याद कर लो, रटने की जरूरत नहीं है, जितने भी सेंट्रल रिक्रूटमेंट है, सेंट्रल के रिक्रूटमेंट वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। तो गवर्नर का तो ऑप्शन ही कट गया, गवर्नर करता है सिर्फ स्टेट के और प्रेसिडेंट करता है सेंट्रल के। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है इसका मेंशन नहीं है संविधान के अंदर, तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, टेन्योर की बात करते हैं तो 6 साल होती है या फिर 65 ईयर्स, कुछ भी पहले हो जाए। मतलब मान लो कोई चीफ इलेक्शन कमीशन बना और उसकी एज है 62, तो ऑब्वियसली बात है वो 6 साल तो कार्यकाल नहीं कर सकता, वो सिर्फ 3 साल कर सकता है, क्योंकि 3 साल होते हैं उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 65, और उसको हटना पड़ेगा, सीधी सी बात है। या क्या हो सकता है, सपोज कोई 59 का है तो वो 6 साल चल जा सकता है। ठीक है ना, तो ये मतलब ये है कि दोनों में से जो भी हो जाए वो रिटायरमेंट लेगा, हट जाएगा। रेजिग्नेशन ऑब्वियसली बात है, अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, तो रेजिग्नेशन भी किसको देना पड़ेगा? इनको, प्रेसिडेंट को। रिमूवल सेम एज लाइक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आपने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू आप हटा सकते हो, तो वैसे ही हटाना पड़ेगा इनको, 2/3 की मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा, 14 दिन का नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, और ठीक है, ये ऐसे करके। रिमूवल ऑफ द चेयरमैन ओनली बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन, कैसे हटा सकते हैं? प्रेसिडेंट के ओनली बाय प्रेसिडेंट, लेकिन रिकमेंडेशन कौन करे? चीफ इलेक्शन कमीशन। मान लो अशोक लवासा जी को हटाना है, तो हटाने के लिए एडवाइस करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन किसको? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर हटा सकते हैं, और चीफ इलेक्शन कमीशन को तो सीधा प्रेसिडेंट हटाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना इसको। लेकिन ऐसे नहीं हटा सकते कि मन करा और हटा दिया, उसके लिए एक प्रोसीजर पूरा पूरा चलाना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल साइन होंगे प्रेसिडेंट के। वर्क प्रोफाइल देख लो, कंडक्टिंग इलेक्शन, कंडक्ट या इलेक्शन लिखते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, कैंसिल करा सकते हैं इलेक्शन को, सिंबल देते हैं, जैसे आपको पता है आम आदमी पार्टी उनको झाड़ू सिंबल दिया गया है, तो क्या झाड़ू सिंबल ऐसे ही उन्होंने अपनी मर्जी से ले लिया? नहीं गाइस, क्या होता है कुछ सिंबल शो किए जाते हैं, मान लो 4 सिंबल अवेलेबल है, अब आपकी मर्जी इन चारों में से कोई भी सिंबल ले लो तो वो सिंबल ले लिया जाता है, तो झाड़ू लिया था आपने। सिंबल गिविंग हो गया, डेट एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, कि चुनाव कब होंगे, किस तारीख को होंगे, किस तरीके से किए जाएंगे, कितने चरण में होंगे, कौन सी स्टेट का कब होगा, ये सब डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। क्या क्या करता है इलेक्शन? ये पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट विधानसभा के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के, ये सब करवाए जाते हैं। कौन करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे गाइस, याद करना। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सबको पता होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट, हिंदी होती है इसकी आचार संहिता। आप सबको पता है, जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हो, मान लो टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आपको उस क्लास के अंदर एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। आप गाने नहीं चला सकते, मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, कुछ लाउडली नहीं बोल सकते। एक डेकोरम होता है ना, कि आप अंडरस्टूड है कि आपको ये चीज़ मेंटेन करनी है। सेम इन इलेक्शन के अंदर भी क्या होता है कि आपको एक डेकोरम मेंटेन करके रखना पड़ता है, कि आप कोई झूठे वादे नहीं दे सकते या वादे नहीं कर सकते। मान लो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है और आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता लगने का मतलब ये है कि आप अब कोई नई घोषणा नहीं कर सकते, कोई नया मैनिफेस्टो नहीं निकाल सकते, कोई पोर्टफोलियो नहीं बदल सकते, कोई पावर नहीं बदल सकते। ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे इलेक्शन के ऊपर कोई प्रभाव पड़े, बेशक वो पॉजिटिव हो या बेशक नेगेटिव, आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, जिससे आपके फेवर में वोट आए। इन चीज़ों को बचाने के लिए किया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ब्रीफ आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको लास्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीज़ों के इंपॉर्टेंट थरली चीज़ें बताऊंगा। बस आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और आपके एग्जाम में भी। टू रिमूव स्टेट लेजिस्लेटर गवर्नर कैन आस्क फॉर सजेशन फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमीशन। मान लो कोई विधानसभा को भंग करना है तो कैसे करा सकता है? चीफ इलेक्शन कमीशन, गवर्नर क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है चीफ इलेक्शन कमीशन से। और आपको पता है विधानसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, जब तक बहुमत है जब तक रहते हैं, ध्यान रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी जो कि है यूपीएससी। अभी आपको पता है 2-3 दिन पहले इसका रिजल्ट आया है। सोनीपत के एक स्टूडेंट ने क्या किया है, टॉप किया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। तो आप मेहनत करेंगे तो आप भी जा सकते हैं टॉप में। आर्टिकल क्या है? 315 में मेंशन है, 315 से 323। अरविंद सक्सेना हमारे चीफ है इस टाइम के। अरविंद सक्सेना इज द चीफ ऑफ यूपीएससी, 2018 से चल रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है, 3 तरह के एग्जाम होते हैं। ऑल इंडिया सर्विस में 3 एग्जाम होते हैं। जनरली बच्चा बोलेगा आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पता होगा उसको, उससे बोला जाएगा आईपीएस, तो बता देगा इंडियन पुलिस सर्विस। लेकिन जब बोला जाएगा आईएफएस तो वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं बोलेगा, वो बोलेगा इंडियन फॉरेन सर्विस बोलता है गाइस। वो क्या बोलता है? फॉरेन सर्विस। जबकि इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं होती, क्या होता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। इसको याद कर लो, जो हमारी 3 प्रशासनिक सेवाएं हैं उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है इंस्टेड ऑफ इंडियन फॉरेंसिक फॉरेन सर्विस। तो ये तीनों याद करना, ध्यान रखना इसको। ठीक है, भारत का सबसे बड़े अधिकारी का पद का एग्जाम होता है ये। कंपोजिशन क्या होता है इसके अंदर? एक तो चेयरमैन होता है और साथ में क्या होते हैं? 10 मेंबर होते हैं। चेयरमैन, करंट चेयरमैन आपको मैंने बताया था अरविंद सक्सेना है। इसके अलावा 10 मेंबर और होते हैं इसमें, वो ध्यान कर लेना आप लोग। क्या नाम है इसका? अरविंद सक्सेना जी। इसके अलावा यूपीएससी में
यूपीआई ऑब्वियसली बात है, सेंटर की पोस्ट है तो कौन इलेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। टर्न्योर क्या है, टेन्योर क्या है या कार्यकाल क्या है, 6 साल और 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, मैंने अभी आपको ऊपर बताया सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है, डन। यूपीएससी से क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर के अंदर आता है ये। इट इज़ द स्टेट एग्जाम आर कंडक्टेड, जैसे अगर कोई एचपीएससी है, हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन, या यूपीपीएससी है, यूनियन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये सब क्या है, ये हमारे स्टेट के एसपीएससी है, मतलब स्टेट एग्जाम, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। मतलब स्टेट का जो सबसे बड़ी पोस्ट का एग्जाम है, आपने देखा होगा तहसीलदार हो गया, आपने देखा होगा ईटीओ हो गया, एक्साइज एक्शन ऑफिसर, आपने देखो जितनी भी बड़ी पोस्ट होती है स्टेट की, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो लगते हैं आप एसपीएससी के थ्रू। यूपीएससी के थ्रू आप लगते हैं सेंट्रल में, कैग हो गया, इस तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, स्टेट के एग्जाम होते हैं इसमें। द मेंबर्स ऑफ एसपीएससी आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है क्योंकि स्टेट का बोर्ड है, लेकिन रिमूव करने का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसपीएससी के चीफ को रिमूव करना है तो आपका आंसर प्रेसिडेंट होगा, लेकिन अगर एसपीएससी के चीफ को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो आप बता देंगे गवर्नर है, क्योंकि स्टेट की बॉडी है गाइस, ध्यान रखना इसको। 6 साल 62 वर्ष, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने पढ़ा यूपीएससी, अभी हमने पढ़ा इलेक्शन कमीशन, क्या था 6 साल या 65 वर्ष। अभी हम पढ़ रहे हैं एसपीएससी, एसपीएससी का क्या है, 6 साल तो है लेकिन 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा वो उसके थ्रू रिटायरमेंट होगी। नेक्स्ट है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर मान लो कोई दो स्टेट है, छोटे स्टेट है, दोनों एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, उसको कंडक्ट कराएंगे आप जीपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन से। नेक्स्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है ईजी की। ईजी क्या होता है आपका, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, सरकार का वकील। कभी अगर सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा हो जाता है तो उसके लिए अगेंस्ट लड़ते हैं, अटॉर्नी जनरल का नाम है, जो कि कौन है, के वेणुगोपाल राव। ध्यान रखना इसको, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लो, और पहली चीज़, जैसे आपको पता है प्रेसिडेंट कौन हो, तुम्हारे फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ऑब्वियसली बात है, केंद्र की पोस्ट है तो प्रेसिडेंट करेंगे, आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए क्वालिफिकेशन की तो सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए चाहिए वही इसके लिए भी चाहिए। अब आपको पता है, मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है पीछे। रिमूवल क्या है, देयर इज नो मेंशन नहीं है, अटॉर्नी जनरल बट कैन रिमूव बाय प्रेसिडेंट, हटा इनको प्रेसिडेंट सकते हैं, लेकिन ठीक है, ध्यान रखना सैलरी इज सेम है सुप्रीम कोर्ट के जज की। ये क्वेश्चन आता नहीं बट मैंने एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है। अब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कैग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, कैग। कैग की बात की जाए, सबसे पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कंप्ट्रोलर होता है, कंट्रोलर नहीं होता, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन से में मेंशन है, 148 में। कैग करंट के हमारे कैग कौन है, कोई मुझे बता सकता है, मुर्मू, इससे मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। करंट के कैग मुझे बताइए जरा कौन है, ठीक है, बताएं जरा। करंट के कैग के बारे में कोई डिस्कस करें। करंट के कैग का नाम है, याद कर लीजिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, गिरीश चंद्र मुर्मू, इसलिए मुर्मू लिखा हुआ है यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, ये इससे पहले क्या थे, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, अब बना दिया गया गिरीश चंद्र को कैग, और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको बना दिया कैग। अब क्वेश्चन आया कि जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई मुझे बता सकता है, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा है अब हमारे एलजी। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट चेंज हुआ है। कैग की बात कीजिए, कैग कौन है, कैग इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सब अकाउंट्स को चेक करने का अधिकार कैग के पास है। कैग इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, जो सरकारी खजाना है उसका चौकीदार होता है कैग। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगी कि हु इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। कैग इज द एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का एजेंट कौन होता है, कैग। कैग इज द वॉच डॉग ऑफ द इंडियन पब्लिक ऑफिसर एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, सबके ऊपर ध्यान रखता है डॉग की तरह। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन, कैग इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए जवाबदेही होती है कैग की। कैग इतना बड़ा पद होता है गाइस। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है, कैग भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पद है, ये बोला किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। लाइन आती है कि कैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इज सेड बाय, इज टोल्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस कमेटी के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, ध्यान रखना। करंट कैग मैंने आपको बता दिया, गिरीश चंद्र मुर्मू। और टेन्योर क्या है इसका, 6 साल का होता है या 65 वर्ष। अभी तक आपने देखा 6 साल और 62 वर्ष का सिर्फ रेशो ये किस में था, एसपीएससी में, बाकी सब में 65 और 6 चल रहा है। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट करते हैं, रिमूवल सेम एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए एकदम से नहीं हटा सकते, आपको एक प्रोसेस अपनानी पड़ेगी स्पेशल मेजोरिटी के साथ। डन। 2 फंड होते हैं, आपको ध्यान रखना है, 2 फंड एग्जाम में आते हैं।
कॉन्सोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी की हिंदी होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब भविष्य के अंदर कोई रिस्क आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई त्रासदी आ जाए, तो उसमें पैसा जो यूज़ होगा कंटिजेंसी फंड से। कॉन्सोलिडेटेड फंड से क्या फंड होगा, इसमें मतलब जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं वो सारे इसमें से किए जाते हैं। और इसमें पैसा कहाँ से आता है, जो हम टैक्स पे करते हैं, जो हमारा पैसा इकट्ठा होता है, वो सारा कहाँ होता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड में। ठीक है, दोनों फंड याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको पता है ऐसी बॉडीज़ जो कि संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। कर लेते हैं। सबसे पहला प्लानिंग कमीशन। अब क्या नाम है इसका, नीति आयोग, नेशनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आप मुझे नीति आयोग की फुल फॉर्म बताएंगे, टाइप करें, मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है। ठीक है, सबसे पहला और क्या है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये कुछ बॉडीज़ हैं। इसके अंदर क्या आ जाती है, स्टैच्यूटरी बॉडी क्या है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। कोई मुझे पता है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। इन दोनों के चीफ का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपकी करंट अफेयर अच्छी नहीं है, याद कीजिए और नोट बना के लिखिए। मैं नहीं बता रहा, आपको करना पड़ेगा। देखिए गाइस, यू आर अलाउड टू सीक आउट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, कि आपको जहाँ से नॉलेज मिल रहा है आप उसको कैसे सीरियसली ले रहे हो। आप मुझसे पीडीएफ ले लेते हो, पीडीएफ के अंदर आंसर लिखे रहते हैं, आप क्या करते हो, पीडीएफ डाउनलोड करके सीधा देख लेते हो, रट लेते हो। सर गलत स्ट्रेटेजी है। सबसे अच्छा तरीका है आप मेरी पहले वीडियो को देखें, वीडियो देखें, सुने। बहुत हो सकता है आपको लगे कि भाई कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट बने और उनको लगता है ये हमें पता था, तो शायद ना सुने। लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं और कोई भी एक लाइन आपको ऐसी काम आ गई, आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे गाइस। इसलिए लेक्चर को देखें, जिसने पीडीएफ बनाई एटलीस्ट उसका लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन दोनों के चीफ का नाम आपको पता होना ही चाहिए। अब बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो बॉडी है जो सबसे निचले स्तर पर होती है, जैसे कि पंचायत राज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली आता है, सबसे निचला स्तर होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। जैसे आपका सिलेक्शन का सबसे पहला स्तर क्या है, कि आपको पहला एग्जाम क्लियर करना है ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको पता है मैथ्स रीजनिंग का 30 मार्क्स का। ठीक है, आपका इंग्लिश आएगी 45 की और जीके आएगी 45 की, 120 का है। तो ये आपका पहला टीयर है। जे की बात करूँगा, सीजीएल के अंदर आपका जो पहला प्री होता है वो होता है टीयर 1। तो सबसे निचला स्तर जो होता है एग्ज़ाम का, जो इलेक्शन का, वो होता है हमारा पंचायत राज में। राजस्थान पहला स्टेट था जिसने क्या किया था, पंचायत स्टार्ट की थी, और उसके बाद दूसरा स्टेट बना था आंध्र प्रदेश। दोनों इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर आते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 11वीं शेड्यूल में है पावर ऑफ पंचायत। याद कर लेना, टिप्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बिफोर पंचायत देयर वाज सीडीपी। पंचायत से पहले एक सीडीपी होता था जिसको बोलते थे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, एंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एक्सटेंशन सर्विस, और किया फिर 1953 में। लेकिन आज क्या है, पंचायत के रूप में। तो पंचायत सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तीनों को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला 1/3 सीट रिजर्व फॉर वुमेन। अब शायद 50% हो गई, एक बार कंफर्म करते हैं इसको, शायद 50% हो गया, मैंने पढ़ा है शायद। तो अब क्या है 50%। टेन्योर क्या है, 5 साल का। इट इज़ कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा सर, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पंचायत के इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय विच अथॉरिटी, ऑप्शन देता है इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, या फिर एजी, या कोई भी 2-4 ऑप्शन देगा। तो आंसर आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये स्टेट की सबसे निचले स्तर पर और स्टेट के अंडर आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो, चाहे पंचायत लेवल के, हर इलेक्शन करवाता है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्बन लोकल बॉडीज़। क्या होता है, 74th अमेंडमेंट में आता है 1992 में। ये अमेंडमेंट याद करना अर्बन लोकल गवर्नेंस का। दिस एक्ट हैज़ एडेड अ न्यू पार्ट 9A में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन एडिशन द एक्ट हैज़ ऑल्सो एडेड अ न्यू 12th शेड्यूल में भी द इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आर कॉल्ड बाय जनरल नेम म्यूनसिपैलिटीज़ के वाले इलेक्शन इसके अंदर कंसिडर करते हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लार्ज अर्बन एरिया। तो ये तीनों बटती है हमारी, ये तीनों बटेगी। इसके अंदर भी क्या है, रिजर्वेशन 1/3 जो कि 50 हो गया है अब शायद, और ड्यूरेशन कितना है, 5 साल। इसको कंफर्म कर लेना गाइस, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करके बताऊंगा आपको। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी होती है, कोई पार्टी स्टेट पार्टी होती है, वो कैसे पता चलता है। तो कोई पार्टी अगर नेशनल पार्टी है, उसको बनने के लिए कुछ कंडीशन है, अगर वो फुलफिल कर लेता है तो वो नेशनल पार्टी बन जाता है। अगर कोई पार्टी स्टेट पार्टी, अगर वो इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तो स्टेट पार्टी बन जाएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर कोई पार्टी 2% वोट जीत जाए लोकसभा इलेक्शन में, या कैंडिडेट्स विन मोर देन 2 सीट्स इन 3 स्टेट, 3 अलग अलग स्टेट में 2 सीटें उनसे ज़्यादा जीत लेता है, तो वो बन जाती है नेशनल पार्टी। जैसे मान लो लोकसभा में आपको पता है 545 सीटें हैं, इसका 2% कितना हो जाएगा गाइस, लगाइए ज़रा दिमाग, थोड़ा इसको काटने के लायक कर देते हैं। मान लो 5 सीटें हैं तो 10 से 15 सीटें हो जाएगी। सॉरी, अगर वो 54 सीटें जीत जाता है, 54 मान लो ना, 1% हो गया, 5.45, तो 54.5 क्या होगा इसका, 10%।
तो 50 से ऊपर जी सीटें अगर मान लो ये 55 सीटें से ऊपर आ गया तो आप क्या हो, नेशनल पार्टी मानोगे। या फिर आप 2 सीटें 3 स्टेट से ज़्यादा में जीत जाओ, इफ़ इट्स सिक्योर 6% वैलिड वोट, या फिर आपको 6% सही वोट मिलते हैं लोकसभा के, या फिर 4 स्टेट में एटलीस्ट 4 स्टेट में अगर आपका वोट परसेंट 6% से ज़्यादा है तो आप एक नेशनल पार्टी हो। या फिर इट इज़ रिकग्नाइज एज स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, या फिर 4 स्टेट के अंदर आप स्टेट की पार्टी हो तो भी आप नेशनल पार्टी काउंट हो जाओगे। हाउ कैन अ पार्टी बिकम अ स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी कैसे बन सकते हो आप, 6% वोट ले लो 2 स्टेट में, इफ इट सिक्योर एटलीस्ट 6% इन द स्टेट एट ए जनरल इलेक्शन टू लोकसभा एंड इज एडिशन टू विन एटलीस्ट 1 स्टेट इन लोकसभा, ये भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन लास्ट, इसको फिर एंड करेंगे, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वो होती है जिसमें आपको वोट देने का अधिकार मिलता है, राइट टू वोट। आप सबको पता है इनिशियली इट वाज 21 साल, पहले 21 साल में वोट डलता था, लेकिन आज कितने में डलता है, 18 में। ये चेंज कैसे आया, 1989 में 61st अमेंडमेंट 1989 से आया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहले व्हाट वाज द एज टू वोट, तो एज थी 21 साल, अब कितनी है, 18। ठीक है, कैसे चेंज आए, 61 अमेंडमेंट से आया 1989 के थ्रू। तो गाइज ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ कराई हैं आप लोगों, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, खास करके यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है इन बॉडीज़ के बारे में। तो पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है और एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। और आपको पीडीएफ चाहिए इस फाइल की, तो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे लर्न श्योर के टेलीग्राम के चैनल से या फिर फेसबुक के चैनल से, दोनों में से कहीं भी ले सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जो कि है लर्न श्योर। थैंक यू गाइज़।